And welcome back to the channel. So we are back to read this book which is called Biochemical Aspects of Neurological Disorders, and it was first published in 1959 and contains lectures given in 1957 and 58 at the Institute of Neurology, National Hospital, Queen's Square. So we were covering the chapter called Biochemical Aspects of Copper Metabolism, and we are on the topic called copper metabolism. So let's continue. तो ऐसा तो नहीं है कि हम लोग कॉपर बिल्कुल खाते ही नहीं हैं या बहुत कम खाते हैं। तो कॉपर जो है, ऑथर ने जो इंट्रोड्यूस किया है उस वक्त भी, कि बहुत लार्ज अमाउंट में हम लेते हैं फूड एंड ड्रिंक्स में, और वो अब्जॉर्ब होता है गट में। गट से जाता है लिवर में, और लिवर से सर्कुलेट होता है ब्लड में, और ब्लड से जाता है एक्सक्रीट होने के लिए बाइल में, और बाइल से जाता है बाउल में, स्टूल में और यूरिन में। जब ज़्यादा कॉपर दिया जाता है तब ब्लड की लेवल राइज होके बहुत जल्दी फॉल हो जाती है। लेकिन हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के केस में क्या होता है कि सेम प्रोसेस होता तो है लेकिन थोड़े डिफरेंसेस के साथ। मैथ्यूज़ ने सम वेरिएशंस शो किए थे ब्लड में, ब्लड की लेवल में आफ्टर डोज ऑफ कॉपर 64, और डेमोन्स्ट्रेट किया यूरिनरी एक्सक्रीशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ कॉपर। साथ साथ एक और इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट हो रही थी। जिमडल और उनके कलीग्स ने 1953 में फाइंड किया कि हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के पेशेंट्स में इंक्रीज अब्जॉर्प्शन हो जाता है फ्रॉम गट, और विंट्रोप और उनके कलीग्स ने लेटर ये चीज़ कंफर्म की, कॉपर की इंक्रीज अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द गट की। उन्होंने शो किया कि पेशेंट्स जो है पॉजिटिव बैलेंस में आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी हर वक्त कोप अप करने की कोशिश करती है। जब भी हमें कोई बीमारी होती है बॉडी अपनी तरफ से कोशिश करती है कि वो ठीक हो सके। तो इस बीमारी में बॉडी को लगा कि ज़्यादा कॉपर अब्जॉर्ब कर लो तो शायद ठीक हो जाए। उसके बाद ये प्रॉब्लम लेकिन इससे बढ़ गई। इसकी फेट जो है ऑफ दिस इंक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉपर जो है, गट ने तो इसलिए किया कि बैलेंस हो सके, लेकिन इसकी डिजीज़ एक्टिविटी बढ़ सकती है गट के अब्जॉर्प्शन से। और उनके कोवर्कर्स साथ साथ बॉर्न एंड कुनकल एंड मैथ्यूज़ जब ये लेक्चर दिए गए उसकी लास्ट फ्यू ईयर्स से ही ये प्रॉब्लम इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो होता क्या है बेसिकली, तो बॉर्न एंड कुनकल ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कॉपर 64 जब ओरली लिया जाता है नॉर्मल लोगों में जो अपेरेंटली कोई डिजीज से सफ़र नहीं कर रहे, उनमें ये 3 घंटे के अंदर अंदर विद इन 3 आवर्स इट इज़ बाउंड टू एल्ब्यूमिन, इट गेट्स बाइंड टू एल्ब्यूमिन इन नॉर्मल सब्जेक्ट्स। लेकिन 6 से 12 घंटे के बाद या 6 से 12 घंटे के अंदर अंदर जो एल्ब्यूमिन से कॉपर बाइंड हुआ उसमें से बहुत सारा परसेंट, अगर पूरा नहीं तो बहुत सारा परसेंट जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और अल्फा ग्लोब्यूलिन से बाइंड हो जाता है। लेकिन हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के केस में ये जो ट्रांसफ़र हो रहा है एल्ब्यूमिन से ग्लोब्यूलिन तक, अल्फा ग्लोब्यूलिन तक या किसी भी प्रकार के ग्लोब्यूलिन तक, ये नहीं होता है हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन के केस में। तो एक बार जो है एल्ब्यूमिन से बाइंड कर गया, फिर जब वो छूटता है तो वो फ्री हो जाता है, क्योंकि वो अल्फा ग्लोब्यूलिन या किसी और ग्लोब्यूलिन तक नहीं पहुंच पाता, और क्योंकि वो फ्री हो जाता है इसी वजह से वो डायरेक्ट रिएक्टिंग हो जाता है। इसके आगे कॉपर का क्या होता है ये स्टडी का विषय इसलिए नहीं बन सका क्योंकि जो कॉपर 64 आइसोटोप की लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट होती है, तो मोस्टली इतना ही रिसर्च में आ सका। मैथ्यूज़ ने साथ साथ सिमिलरली ये भी दिखाया कि कॉपर 64 जब एक्सेसिव अमाउंट्स में दिया जाता है तो वो यूरिन में आता है इन केसेस ऑफ हेपाटोलेंटिकुलर डिजेनरेशन, जब हम नॉर्मल सब्जेक्ट से उनको कंपेयर करेंगे। लेकिन फीसेस में जो है लेस देन नॉर्मल होता है फॉलोइंग ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ आइसोटोप। अब उसी ग्रुप में से विंट्रोब ने एक और चीज़ दिखाई। उन्होंने दिखाया कि यदि कॉपर 64 जब हम ओरल एडमिनिस्टर कर रहे हैं उसके साथ साथ अगर हम पोटेशियम सल्फाइड दे दें बाय माउथ, तो कॉपर का जो गट से अब्जॉर्प्शन होता है वो कम हो जाएगा, और उसकी वजह से जो फीसेस में कॉपर 64 का अमाउंट है वो ज़्यादा मिलेगा, और यूरिन में जो एक्सक्रीट हो रहा था वो कम हो जाएगा। इस डिजीज़ में ऐसा लगता है कि जब इंक्रीज अब्जॉर्प्शन होता है कॉपर का गट से तो
ज़रूर ही कोई ना कोई ब्लॉकेज इन द नॉर्मल प्रोसेस ऑफ कॉपर ट्रांसपोर्ट रही होगी, और इसका कारण जो एस्टिमेट किया जा रहा था तब वो था कि मे बी द नेचर ऑफ एन एब्सेंस ऑफ सम एंजाइम विच कैरीज आउट दिस ट्रांसफ़र। उनको लगा कि कोई एंजाइम जो है इस कन्वर्शन में एल्ब्यूमिन से डी अटैच होने के बाद जब ग्लोब्यूलिन से बाइंड होता है तो कोई एंजाइम हेल्प करती होगी, वो या तो एब्सेंट है या अपना काम नहीं कर रही है। और क्योंकि एक्सेस हो जाता है फ्री और डायरेक्ट रिएक्टिंग कॉपर का, तो एक्सेस एक्सक्रीशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ साथ पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि कॉपर का डिपोजिशन बाकी ऑर्गन्स में होने लगे। अब पॉटर एंड फोल्ट ने रिकॉर्ड किया कि कॉपर जो है नॉर्मल सेरिब्रल टिश्यू में 3 प्रोटीन से बाइंड रहता है या बाउंड फॉर्म में रहता है, और उनमें से 2 से ज़्यादा रहता है, 1 से थोड़ा कम। फोल्च एंड पोर्टर ने एक जो हेपाटोलेंटिकुलर डिजनरेशन का केस एग्जामिन किया, और ये देखा कि नॉर्मल और उस केस में कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं था जब सेरिब्रल टिश्यू की बात की जाए, लेकिन कुछ डिफरेंसेस थे जिनकी वजह से फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीडेड थी। इन्हीं फाइंडिंग्स की वजह से और ये ऑब्जर्वेशन की वजह से कि ये देखा गया कि मोर देन वन चाइल्ड ऑफ द फैमिली में बी अफेक्टेड, तो इन्वेस्टिगेशंस जो है जेनेटिक लाइंस के अलोंग भी कैरी आउट करने लगी। कहरर 1930 में उन्होंने फाइंड किया कि 74% ऑफ ऑल केसेस वर फेमेलियल। एंड्रे एंड वेन बोगैट इन 1950 में फाइंड किया कि 55% ऑफ द केसेस वर फेमेलियल। Byrne in 1953 reinvestigated the problem and found that there was a strong suggestion that the disease was inherited in an autosomal recessive manner, यानी recessive disease का inheritance देखा गया। स्टैडलर ने फाइंड किया कि नर्वस लीजन्स जो है 20% में, एंड एविडेंसेस ऑफ लिवर डिसफंक्शन जो है 15% ऑफ अदर मेंबर्स ऑफ फैमिलीज में भी प्रेजेंट होते थे, जिन फैमिलीज़ में ये डिजीज़ प्रेजेंट थी। उन मेंबर्स में भी थे ये जो रीअरेंजमेंट्स देखे गए या नॉर्मल फंक्शनिंग नहीं देखी गई, डिसफंक्शन देखा गया, ये बेसिकली उन फैमिली मेंबर्स में भी थे जिनमें डिजीज़ देखने को नहीं मिल रही थी, बट ये नर्वस डिसफंक्शन और लिवर डिसफंक्शन थे। अब एक और फाइंडिंग रिकॉर्ड की थी कि बहुत सारे केसेस जो ऑन रिकॉर्ड थे अमंग्स रीसेंट लिटरेचर, उस वक्त के अकॉर्डिंग रीसेंट लिटरेचर 1950s के अकॉर्डिंग जो रीसेंट लिटरेचर थी बाय ब्लेजविक एंड जुस्टीनिया इवांसिक, तो उन्होंने देखा कि केसर फ्लाइशर रिंग जो है हेपाटोलेंटिकुलर डिजनरेशन से सफ़र कर रहे पेशेंट्स के रिलेटिव्स में भी मिलती है। उन्होंने 4 लोगों में एसेंशियली जो कि नॉर्मल थे, लेकिन ये फीचर दिखा रहे थे, और उसमें एक बच्चा भी प्रेजेंट था जो कि वो पेशेंट का ही बच्चा था। उन्होंने ये क्लिनिकल सिम्टम यानी केसर फ्लेशर रिंग रिकॉर्ड किया एसेंशियली नॉर्मल रिलेटिव्स ऑफ द पेशेंट में भी। इन्वेस्टिगेशंस जो है ऑथर ने खुद की थी फैमिली में, एंड उन्होंने शो किया कि 2 पेशेंट्स विद हेपाटोलेंटिकुलर डिजनरेशन थे, और तीसरा जो है नॉर्मल सिबलिंग था जिसमें बायोकेमिकल अबनॉर्मेलिटीज मिली। वो क्या थी कि लो ब्लड कॉपर था एंड लो ऑक्सीडेज एक्टिविटी थी। लेकिन ये मैन जिसमें हो रहा था, ये पेशेंट के बारे में बात हो रही थी, वो ईरान को वापस चले गए, और आगे क्या हुआ उस केस को ट्रेस नहीं किया जा सका। ऑथर ने यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट की है जहाँ पे उन्होंने पेशेंट्स और फैमिली मेम्बर्स की कॉपर और ऑक्सीडेज एक्टिविटी रिकॉर्ड की है, एंड आई अटैच इट हियर। So this is it for this topic called copper metabolism from biochemical aspects of copper metabolism. We finished with our video today here, and next इसमें दे रखा है treatment. So that would be covered in the next video जो वक्त ट्रीटमेंट दिया करते थे इस डिजीज़ के लिए. So thank you so much for staying on this channel. Please like the video, share the video, and share your opinions in the comment section. Thank you so much. Bye bye. Take care.